बिहार में सभी को है मुस्लिम वोटों की चाह, लेकिन इस खिलाड़ी ने रोक दी सभी की राह। दरअसल मुसलमान बीजेपी को अपनी पहली पसंद नहीं मानते, ये कोई नई बात नहीं है। फिलहाल अब बात इससे भी आगे बढ़ रही है, क्योंकि जनसंघ के ज़माने से ही मुसलमानों की यही नीति और रीति चुनाव के वक्त दिखाई दी। बहरहाल बीजेपी ने कई बार ये एहसास ज़रूर कराया कि मुसलमानों के वो विरोध में नहीं हैं। शुरुआती दिनों में जनसंघ को मुस्लिम लीग के साथ में सरकार में शामिल होने पर कोई ऐतराज़ भी नहीं हुआ था। उधर बंगाल प्रांत में बने मंत्रिमंडल में भी जनसंघ के नेता मुस्लिम लीग के साथ शामिल थे। और ताज़ा तरीन मामला 2014 में जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाने का भी रहा, जिसकी लगातार विपक्ष भी दुहाई देता है। मुसलमानों के इस भाजपा विरोध के बाद अब उन्हें नए तरीके से निशाने पर लिया जाने लगा। दूसरे दल भी इस तरह की कोशिशों को भुनाने की कोशिश में दिखाई दिए हैं। उधर समाजवादी पार्टी से भी भाजपा को अब बहुत ज़्यादा चिढ़ नहीं है। कुछ जगह ऐसा भी दिखाई दिया। बीजेपी को समाजवादियों से भी कभी नफरत नहीं रही है। कुछ नेताओं के बयान भी ऐसे आए। लालू यादव को बिहार में शुरुआती दिनों में बीजेपी ने समर्थन दिया था, तो 2005 से लगातार नीतीश कुमार के साथ बीजेपी वहां बनी हुई, और इसके बावजूद बिहार में बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम गोलबंदी हमेशा से होती रही। बिहार में आरजेडी का लगातार ये प्रयास भी रहा कि बीजेपी की आलोचना करके उसके खिलाफ मुसलमानों को एकजुट रखा जाए और इसका सियासी फायदा किसी भी तरह से होता रहे। सीवान के दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाह की आरजेडी में वापसी और उनके बेटे ओसामा की नई एंट्री इसी की एक नई कड़ी भी है। नीतीश कुमार के मुस्लिम प्रेम से बीजेपी कहीं से भी बिदकती नहीं दिखाई दी थी और संतुलन बनाकर ही आगे सरकार चलाने की कोशिश में दिखाई दी। बीजेपी 1999 से ही समाजवादी नेता नीतीश कुमार के साथ है और बीजेपी ने बिहार में शाहनवाज हुसैन को छोड़कर कभी किसी मुस्लिम नेता को उतनी तवज्जो नहीं दी। हालांकि बीजेपी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भी है और इसके बावजूद नीतीश कुमार का पीरों के मज़ार पर चादरपोशी करने का, मुस्लिम कल्याण के लिए तमाम ऐसी घोषणाएं करने का, काम करते रहने का बीजेपी ने कभी इससे किनारा नहीं किया और ना ही इस पर कोई ऐतराज़ जताया। यानी कि नीतीश के इन कामों में बीजेपी की पूरी तरह से मौन स्वीकृति भी रही। बीजेपी इससे इनकार भी नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ समय के दो ऐसे और मौके आए जिसे छोड़ दें तो नीतीश कुमार की सरकार में लगातार बीजेपी शामिल रही और नीतीश अपनी मर्जी से कई ऐसे और फैसले मुस्लिम हितों के लेते भी रहे। 2020 से मुसलमानों का नीतीश से मोह भंग एक बड़ी समस्या भी जेडीयू को दिखाई देने लगा। मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने वैसे काफ़ी ऐलान भी किए और इस दिशा में नीतीश का सबसे बड़ा काम कब्रिस्तानों की घेराबंदी का भी था। अक्सर कब्रिस्तानों की ज़मीन को लेकर के विवाद होता रहता है। घेराबंदी के बाद विवाद थम भी गया और इतना ही नहीं, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू मुसलमानों को टिकट देती रही है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार ने 10 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। हालांकि एक भी उम्मीदवार इसमें जीत नहीं पाया। उधर बीएसपी के टिकट पर जीते जमा खान ने जब जेडीयू ज्वाइन की तो नीतीश ने उन्हें मंत्री भी बना दिया था। लेकिन मंदिर प्रकरण से मुस्लिम लालू के करीब आते ज़्यादा दिखाई दिए। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा बिहार पहुंची तो लालू यादव ने वहां बहैसियत सीएम उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने के लिए आडवाणी की ये यात्रा से मुस्लिम समाज में कुछ आक्रोश भी दिखाई दिया। आडवाणी की गिरफ्तारी से मुस्लिम तबका लालू को अपना हितैषी मानने लगा था और इस बीच सीवान के तत्कालीन सांसद शहाबुद्दीन और आरजेडी की सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी की मदद से लालू ने मुस्लिम यादव यानी कि MY समीकरण तैयार किया। यादव समाज के अलावा दूसरी पिछड़ी और दलित जातियों का साथ भी लालू ने पहले ही हासिल कर लिया था और मुसलमानों के साथ आ जाने से वो लगातार 15 साल तक बिहार की सत्ता पर काबिज भी रहे। अब
नीतीश ने आरजेडी के मुस्लिम वोट भी झटक लिए। पिछले कुछ समय से ऐसा दिखाई देने लगा। लालू के साथ रहने के बावजूद मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से आरजेडी में हिस्सा नहीं मिला था। ये बात प्रमुखता से उठने भी लगी और इस बात का एहसास होते ही मुसलमान उनसे कुछ कुछ कटने लगे। उधर नीतीश कुमार ने उन्हें अपने साथ जोड़ा और नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम वोटर लालू के मुकाबले नीतीश पर ज़्यादा भरोसा करते दिखाई देने लगे। इस पसंद का आलम ये था कि आरजेडी की दोबारा सत्ता में वापसी अपने दम पर नहीं हो पाई। अगर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को सरकार में शामिल होने का सुयोग मिला भी तो ये नीतीश की ही बदौलत हो पाया। उधर नीतीश कुमार ने मोदी का विरोध करके एक तरह से मुसलमानों का भरोसा जीतने की भी बीच में सीधे कोशिश की थी। नरेंद्र मोदी को 2014 के संसदीय चुनाव में बीजेपी ने जब पीएम फेस का बनाने का ऐलान किया तो नीतीश कुमार बेदक करके एनडीए से अलग हो गए थे। उसके पहले और भी 2 मौक़ों पर नीतीश नरेंद्र मोदी का विरोध करके मुसलमानों का भरोसा जीतने की कोशिश करते दिखाई दिए थे। नीतीश कुमार के इस कदम से मुस्लिम समाज उन्हें लालू से बेहतर मानने लगा, उनके साथ जुड़ता दिखाई देने लगा, वोटों में कन्वर्ट भी हुआ। नीतीश को इसका फ़ायदा भी हुआ। नीतीश कुमार की कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी के साथ में आवाजाही से मुसलमान समाज कई बार खफा भी होता दिखाई दिया। हालांकि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ रहकर भी मुसलमानों पर बिहार में कभी कोई आंच नहीं आने दी। जिस तरह के उनके ऐलानात थे वो लगातार वैसे ही जारी रहे। उनके कल्याण की योजनाओं को लेकर के नीतीश का रवैया वैसा ही दिखाई दिया। सबसे बड़ी बात ये रही कि अतीत में दंगों से परेशान रहने वाले बिहार में नीतीश के शासनकाल में दंगों का नामो निशान मिटा और इसका असर सभी ने देखा। इसका फायदा भी नीतीश कुमार को होता दिखाई दिया चुनावी ऐलान में भी। बिहार में मुसलमानों के अब कई दल दावेदार हो गए हैं, ऐसा दलों की ओर से भी कहा जाता है। बिहार में आरजेडी तो मुस्लिम वोटों के ठेकेदार के तौर पर शुरू से जानी जाती रही। उधर नीतीश कुमार भी एक बड़े हिस्सेदार इसमें बनने लगे। अब तीसरे ध्रुव के रूप में प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जनसुराज पार्टी भी अस्तित्व में आ गई है और प्रशांत किशोर ने दलितों और मुसलमानों को ही सीधे सीधे टारगेट किया है। उनके मसले उठाए हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करने लगे हैं कि दरअसल सिर्फ और सिर्फ आपको अब तक इस्तेमाल किया गया है। आपके भले के लिए वास्तविक कदम किसी राजनीतिक दल ने नहीं उठाए। प्रशांत किशोर अब लगातार कुछ ऐसे समाजों को इस तरह की बातों से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी बिहार में तकरीबन 18% है, यानी कि आबादी के हिसाब से मुसलमान तबके में 40 विधायक तो कम से कम होने ही चाहिए बिहार में। बिहार में सभी दलों के कुल 19 मुसलमान एमएलए हैं। अभी तमाम राजनीतिक दलों के अगर विजयी नेताओं को एमएलए के तौर पर जोड़ लिया जाए तो जनसुराज 40 मुसलमानों को टिकट देकर विधानसभा भेजेगी। ये बात अब खुद प्रशांत किशोर कह रहे हैं। 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी जनसुराज ने 1 सीट मुसलमान को दे दी है, यानी कि जनसुराज ने उपचुनाव में ही 25% की हिस्सेदारी मुसलमानों को देकर अपने पाले में लाने की कोशिश कर दी है ऐलानिया तौर पर। उनकी पार्टी में सीनियर एडवोकेट अबू अफान, पूर्व मंत्री मोनाजिर हसन, अबैक अंबर अब्बास जैसे कई और बड़े कद्दावर नेता भी जुड़ चुके हैं। उधर हिना की वापसी से आरजेडी को अब एक बड़ी ताकत क्या मिल पाएगी, जिसकी उम्मीद आरजेडी कर रही है, ये एक बड़ा सवाल भी है। सीवान से 2 बार आरजेडी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हिना चाप और उनके बेटे ओसामा के आने से आरजेडी की ताकत बढ़ेगी। पार्टी के नेताओं को तो ये लगता है। सारण प्रमंडल के 3 जिलों में सीवान, सारण और गोपालगंज में शहाबुद्दीन का एक खासा दबदबा हुआ करता था, लेकिन उनके निधन के बाद हिना चाब ने अपना वर्चस्व बनाए रखा और इसे 2 मौक़ों पर आरजेडी भी देख चुकी है। हिना के समर्थकों ने गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में भी एआईएमआईएम के कैंडिडेट के साथ दे दिया था और इससे आरजेडी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था। सीवान में हिना इस बार निर्दलीय चुनाव लड़कर भले ही जीत नहीं पाई, लेकिन आरजेडी उम्मीदवार को भी हार का सामना उनकी वजह से ही करना पड़ा था।
लालू ने उनकी वापसी करा करके अब सारण मंडल में आरजेडी को मजबूत करने की कोशिश की है। लेकिन अब जबकि मुस्लिम वोटों के बिहार में अपने कई दावेदार हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर सभी को मुसलमान समाज ने चेक कर लिया है, टटोल लिया है, आजमा कर देख लिया है, तो क्या प्रशांत किशोर वहाँ बिहार की पुरानी पार्टियों का खेल बिगाड़ने के लिए एक नया समीकरण लेकर आए हैं? आने वाले चुनाव में इस बात का भी पता चल जाएगा। इस अहम खबर पर अपनी राय हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।